हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी और क्लास 11th आईएससी का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, आपने जरूर नाम सुन रखा होगा बिल गेट्स का। जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और क्या कहते हैं, जैक मा के बारे में आपने सुना है? अलीबाबा कंपनी, या इसका नाम तो आप जरूर जानते होंगे, धीरू भाई अंबानी, रिलायंस। तो ये है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर आज का टॉपिक है हमारा कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स, और इसी पर पूरा एंटायर टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली इस पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में। कर देता हूं अपने आप को स्मॉल और फिनिश करता हूं इस चैप्टर को। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, पहले तो वर्ड जानेंगे एंटरप्रेन्योर क्या है। हाँ, ये शब्द जो एंटरप्रेन्योर है, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप जानने से पहले समझेंगे वर्ड एंटरप्रेन्योर। पहली बार यह शब्द फ्रेंच लैंग्वेज में आया था और तब उसका मतलब हुआ करता था कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन में जाना। हाँ, जैसे सेना का कोई अभियान चलता है, बट इसका सही, यस, इसका सही और आज का जो अर्थ निकाला वो था रिचर्ड कैंटिलॉन ने। रिचर्ड कैंटिलॉन ने बताया कि वो व्यक्ति, यस, वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो है एंटरप्रेन्योर। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, अब इसी सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। तो समझते हैं मीनिंग। एंटरप्रेन्योर, क्या तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? और क्या तुम जॉब करने की सोच रहे हो? पहला मेरा तो क्वेश्चन ये है। अगर आप कहते हैं कि सर मैं अपना बिजनेस खुद करूँगा, अपना एम्पायर सेटअप करूँगा, एक बड़ी इंडस्ट्री बनाऊँगा, तो आप मुझे एंटरप्रेन्योर होने की बात कह रहे हैं। और अगर आप में से कुछ कहते हैं कि सर मैं तो कोई जॉब करूँगा, किसी बैंक में मैनेजर बन जाऊँगा, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, एम्प्लॉयड है। जी, किसी के अंडर में वर्क करने वाला। और एंटरप्रेन्योर खुद का बॉस होता है। जी, किसी के अंदर काम नहीं करता है। तो समझते हैं एंटरप्रेन्योर। अब तो समझ गए होगे एंटरप्रेन्योर कौन है। तो एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक्स एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, हाँ, फर्म या बिजनेस को हम कहते हैं एंटरप्राइज। कोई भी बड़ी नाम ले लो, फर्म का नाम ले लो, अब रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, ये एक फर्म या एंटरप्राइज है। और एंटरप्राइज में क्या होता है? एंटरप्राइज में लेबर, कैपिटल और अदर फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। और या तो अगर प्रोड्यूसर है, मतलब वो फर्म है कोई जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, तो प्रोड्यूस करेगा और सेल करेगा। और वरना कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेडर होते हैं जो बाय एंड सेल करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो ये कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है। पर याद रखिएगा, जो 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 जुआ खेल रहा है, जो लॉटरी में पैसे लगा रहा है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है? क्या कहते हो? अगर आप कहते हो कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है, वो कहीं पर कोई रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर रहा है ताकि उस रिसोर्सेज को एक बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, द वर्ड इज कैलकुलेटेड रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर रिस्क जरूर उठाता है, पर उस रिस्क के पीछे वो एफर्ट लगाता है
कैलकुलेशन करता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, तब वो उस काम को करने की कोशिश करता है। क्या कहते हो, है ना? तो इसका मतलब जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी में कूद जा रहा है, किसी काम में कूद जा रहा है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है? नहीं नहीं नहीं। अब कोई छत से कूद जाए, कहे मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो नीचे आके धड़ाम हो जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, सुसाइडर है। समझ गए? तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है। वह गड्ढे में कूदना, रिस्क लेना, बेवजह ऐसा काम नहीं करता है, बल्कि वो इनोवेशन करता है, असेंबल रिसोर्सेस करता है और एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाता है। आइए थोड़ा और समझेंगे एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन से, और ये डेफिनेशन भी रिचर्ड कैंटेलॉन की है, जिन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योर को बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ के देखा था। तो कौन है एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर एक एजेंट है। कैसा एजेंट? जो बाय करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आप उनको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और वो 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। याद है? तो वो इन फैक्टर्स को क्या करता है? बाय करता है। इन चारों फैक्टर्स को वो खरीदता है, इन सब के लिए वो प्राइस पे करता है भाई, इन सबको एक कीमत देता है, वो भी फिक्स्ड प्राइस देता है जो ये मांगते हैं। तो जो ये प्राइस दे रहा है वो सर्टन है, और इनको वो कंबाइन करता है, इन फैक्टर्स को कंबाइन करता है, और इन फैक्टर्स से बनाता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकता है, दैट इज गोइंग टू सेल। याद रखिएगा, जो सेल करने का प्राइस है अर्थात जो रिटर्न है उसका, वो अनसर्टन है एट द मोमेंट एट विच, ठीक है, जो ये कर रहा है रिटर्न आएगा। अब आएगा जब, तब देखा जाएगा ना, विच ही कमिट्स हिमसेल्फ अप टू द कॉस्ट। तो उसने एक कॉस्ट लगा दी है और रिटर्न अभी श्योर नहीं है, बट उसने वह रिस्क लिया, रिस्क लिया। एक एग्जाम्पल एक किसान का ले लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इस डेफिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है वो पेज आउट कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम्स, क्या देता है? कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम दे देता है। किसको दे देता है? जो फार्मर्स के साथ लेबर्स काम कर सकते हैं उनको देता है, जिनसे वो फार्म के रिसोर्सेस खरीदता है। हाँ भाई, सीड खरीदता है, फर्टिलाइज़र खरीदता है, तो उनको पैसा देता है कि नहीं? तो उनको वो क्या करता है? इन सबको एक फिक्स पैसा दे देता है, विच आर सर्टन, जो कि उसको देना ही देना है। लैंडलॉर्ड्स को देना है रेंट के रूप में फॉर एग्जांपल, लेबर्स को देना है फॉर एग्जांपल मैंने कहा वेजेस एंड सैलरी के रूप में। बट जब वो सेल करता है प्रोडक्ट, क्या उसे मालूम है कि उसके प्रोडक्ट का कितना उसे प्राइस मिलने वाला है? क्या उसे पता है कि वह प्रॉफिट में ही रहेगा? नहीं, बट वो रिस्क उठाता है। तो इसीलिए वो क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है? तो आप अगर गलतफहमी में है कि आप बिजनेस शुरू करेंगे, कोई बड़ा एम्पायर डालेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी शुरू करेंगे, तो ही आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, जी नहीं। एनीथिंग in which risk is involved, which involves the factors of production for production and sale of goods and services with risk is called as entrepreneur. Clear? आइए एक और एग्जांपल से जो उन्होंने दिया, हाँ, कैंटेलॉन ने बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। तो पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर रॉ मटेरियल है और वो प्रोड्यूसर है, तो वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करवाएगा, ठीक है, मतलब उसे उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके उसे सेल करेगा, और सेल करने से उसे मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। जी, तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर ट्रेडर है तो वो बाय करेगा पहले मार्केट में। हाँ, एक फर्नीचर का स्टोर सोच लीजिए, एक फर्नीचर का स्टोर है, और वहाँ पे जो फर्नीचर की स्टोर है, पहले वो फर्नीचर परचेज करती होगी, उसे पैक करती होगी, ट्रांसपोर्ट करती होगी मार्केट्स में जहाँ पे उनको सप्लाई करना होता होगा, और बदले में उसे क्या मिलता होगा? एक प्राइस। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न अनसर्टन है, पर जो पेमेंट्स करनी है वो सर्टन है। इसीलिए तो रिस्क है भाई। रिस्क किस बात का? इसी बात को रिस्क है कि आपको क्या आएगा, क्या आप पाओगे, क्या रिटर्न बैक होगा, ये आपको पता नहीं है, पर आपके खर्चे फिक्स हैं जो आपको देना है। ठीक है?
आओ एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में कुछ डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले रिस्क लेना, एंटरप्रेन्योर ही रिस्क उठाता है, बेयरर ऑफ रिस्क है एंटरप्रेन्योर, जबकि मैनेजर को क्या रिस्क है? मैनेजर को डज नॉट एंज्यूम एनी रिस्क। स्टेटस सोचिए, मैं जो कंपनी को ओन कर रहा है, जो बिजनेस को ओन कर रहा है, वो कौन है? वो बॉस है, हाँ, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। जबकि मैनेजर एक बॉस नहीं हो सकता। मैनेजर तो एक बॉस के अंडर में काम करता है, वो एक एम्प्लॉई है। जैसे बैंक मैनेजर आप जानते ही हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, तभी तो रिस्क है उसका। और मैनेजर सिर्फ नौकरी करता है। हाँ, क्या बैंक मैनेजर बैंक में पैसा लगाता है क्या नौकरी करने के लिए? बैंक में क्या कैपिटल लगाता है? जवाब होगा नहीं। रिवॉर्ड या रिटर्न में क्या मिलता है? तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए, मैंने बता दिया, प्रॉफिट सर्टन नहीं होता है। जबकि मैनेजर को सैलरी चाहिए जो कि फिक्स्ड है, श्योर है, सर्टन है। एग्जाम्पल के रूप में, हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा कौन है? ओनर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ, महिंद्रा की एसयूवी तो बड़ी पॉपुलर चल रही है आजकल, है ना? एसयूवी 500, एसयूवी 300, 700, आई होप आपने ज़रूर देखी होगी गाड़ियाँ, बहुत शानदार चल रही हैं, देखा है ना? और स्कॉर्पियो तो बहुत पहले से ही पॉपुलर है। और इसी महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब करने वाले पवन गोयनका जी, तो ये मालिक नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, यहाँ के मैनेजर है। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मैनेजर ही होता है भाई। तो देखा, ये पवन गोयल भाई के बेटे मुकेश अंबानी, वो रिलायंस के ओनर है, वो रिलायंस के एंटरप्रेन्योर है। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं स्पिन ऑफ। इंडिपेंडेंट वो एंटरप्रेन्योर है जिसका अपना खुद का आइडिया होता है और वो अपने आइडिया को एक बिजनेस फॉर्म में चेंज कर सकता है। मतलब स्वयं का आपके मन में कोई आइडिया आ गया। एक लड़का था जिसके मन में आया कि मैं दूर दूर जाता हूँ, पर जाने के लिए मुझे बड़ी समस्या होती है। मैं किसी दूसरे शहर में उतरता हूँ और मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है, तो मुझे वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत आती है। इस लड़के ने ये आईआईटी मुंबई का एक स्टूडेंट था। इसने सोचा क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो लोगों को मोबिलिटी सर्विस दे। जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैंने नाम तो लिख दिया है, अगर आप पहचानते होंगे इन दोनों को तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक का नाम है भावेश अग्रवाल और दूसरा है अंकित भाटी। हाँ, मैं कह रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा था ओला का। हाँ, ओला का नाम सुना होगा आपने, ओला कैब्स, नाम सुना है ओला कैब्स? ज़रूर आपने इसकी सर्विस भी ली होगी ओला की। ओला टैक्सी आती है ना? तो इंडिया में कह सकते हैं टैक्सी रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी थी। तो एक बड़ा गजब का ख्याल था कि एक ऐसी कंपनी हो, एक ऐसी सर्विस हो लोगों को कि वो मोबाइल से ही क्या करें, घर बैठे बैठे कार बुक कर सकें, कार उनको घर तक लेने आए और उसको डेस्टिनेशन पॉइंट तक छोड़ के जाए। क्या बात है, क्या बढ़िया सोच है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त आइडिया काम कर रही थी ये। तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो गए ये लोग, मैंने दोनों का नाम ले लिया। बट आपको आगे बताते हैं स्पिन ऑफ। कभी कभी कोई बिजनेस आइडिया जो एक बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, वो बिजनेस का ही पार्ट है, एंटरप्रेन्योर का ही पार्ट है, या उसकी एक एक्टिविटी है उसकी, बट ये आइडिया वहाँ से निकल कर एक नए फर्म के रूप में, एक नई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बाहर आ जाए जो कि अपने आप में अलग हो उससे, तो उसे कहेंगे स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होता है सर? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ओला में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़, हाँ, कुछ टॉप के एम्प्लॉयज़ जो हायर पोस्ट में थे, उनको लगा अगर ओला कार चला सकती है, ओला कार की सर्विस दे सकती है, तो क्या हम बाइक सर्विस नहीं दे सकते हैं? और उन्होंने इसी को ओला से बाहर जाकर, ओला को छोड़ करके एक बाइक बॉट नाम की कंपनी खोली जो अब लोगों को क्या करती है, हाँ, बाइक सर्विस देती है। ओला ना दे करके, ओला ने स्टार्टिंग में लेट किया, एक दूसरी ही कंपनी आ गई जिसने क्या किया, आपको अब बाइक से ट्रांसपोर्टिंग का फैसिलिटी दे दिया। आपको कार में हो सकता है लेट होती हो, ट्रैफिक जैम लगता हो, आ जाओ,
तो ये स्पिन ऑफ है। उसी से बाहर निकल के एक नई आइडिया, यस, एग्जिस्टिंग बिजनेस से एक नई आइडिया उसी बिजनेस से बाहर निकल गई और एक अलग कंपनी, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। हाँ, सच में। अच्छा, ओला का भी एक स्पिन ऑफ है, ओला इलेक्ट्रिक। हाँ, ये ओला की एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ क्या करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करती है। हाँ, ओला की आजकल आपको पता होगा, ओला की गाड़ियाँ बहुत पॉपुलर हैं इंडिया में। हाँ, बहुत सुपर चल रही हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, स्पिन ऑफ्स बनाया जा सकता है। ठीक है ना, स्पिन ऑफ मतलब समझ गया ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए एंटरप्रेन्योर्स। आइए, एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, क्लैरेंस डेनहॉफ, क्लैरेंस एच डेनॉफ, अगर मैं पूरा प्रॉपर नाम बोलूँ तो। क्लैरेंस डेनॉफ ने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बताए। आइए देखें क्या क्या टाइप बताया। सबसे पहला बताया इनोवेटिव। अब नाम से पता चल रहा है जो कुछ नए प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर देते हैं या कोई नई टेक्निक से क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, ये लोग होते हैं इनोवेटिव। हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आपने विजय शेखर शर्मा का नाम सुना होगा। अरे भाई, पेटीएम तो आपके मोबाइल में होगा, चेक करो। क्या तुम्हारे पास भी है क्या पेटीएम ऐप? है पेटीएम ऐप? हाँ, पेटीएम को ही बाद में अलग अलग लोगों ने, यस, अलग अलग लोगों ने फिर अलग अलग नाम से, पेटीएम पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करने का, है ना, मोबाइल वॉलेट का, क्या कहते हो, है आपके मोबाइल में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके मोबाइल में कौन सा आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो। पेटीएम नहीं होगा तो फ़ोन पे होगा और गूगल पे होगा। तो बाद में सब ने कॉपी किया, सच में। तो विजय शेखर इसके माने जाते हैं इनोवेटिव, जिनके दिमाग में आइडिया आया। देखो, इनोवेशन करने वाला व्यक्ति कुछ नया करता है, कुछ नए तरीके से काम को करता है। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हमारे भारत जैसे देश में कम है, सच में कम है, सच में कम है। क्योंकि यहाँ पे वो एक फिक्स्ड तरीका है काम करने का। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम उनको क्या करती है, इतना डेवलपमेंट नहीं देती है। चलिए, आईआईटीज़ और आईएम्स के स्टूडेंट इसीलिए आजकल बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें इनोवेशंस हैं। हाँ, आपने नाम जरूर सुना होगा, आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स। और आपके लिए भी आईएम्स के दरवाजे, यस, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही तो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आइए, सेकेंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे, इमिटेट मतलब कॉपी कैट। मेरी भाषा में बोलोगे तो नकल करने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पहले से इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, पेटीएम ने क्या किया, सफलतापूर्वक डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू किया। इसकी कॉपी बाकी सब लोग ने करना शुरू कर दी। अब वो चाहे फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, हाँ, आजकल तो मैं सुन रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी आ गया है शायद, क्या कहते हो? हाँ, ये सब लोग बाद में आए। इवन भारत पे भी है, बहुत सारी कंपनी, मैं नाम गिनाऊंगा तो शायद बहुत सारे आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति जिसने लीड किया वो था, यस, पेटीएम। हालांकि पेटीएम भी कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्म है पेपाल का। पेपाल नाम सुना है? हाँ, पेपाल एक इंटरनेशनल कंपनी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, यस, काम करती है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, इमिटेट करना शुरू कर दिया। इसमें एग्जाम्पल दिया है बंसल, यस, 2 बंसल हैं, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। याद रखिएगा, दोनों भाई नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर दोनों ब्रदर्स हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्लिपकार्ट को इंडिया में लॉन्च करने वाले यही व्यक्ति हैं। इन्होंने फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया। हालांकि फ्लिपकार्ट को अमेज़ॉन, जो कि अमेरिका की कंपनी है, के कॉपी करके बनाया गया था। तो अमेज़ॉन एक ओरिजिनल आइडिया है जी। और आपको बताना है अब, फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन बहुत ही पॉपुलर आदमी है, हालांकि बहुत विवादित आदमी भी हैं, बहुत बड़े उनके चर्चे हैं। तो आपको बताना है फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन। हाँ, आपके मोबाइल में भी इसका ऐप होगा, जो आप जिससे परचेजिंग कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे मोबाइल्स खरीद रहे हैं, डिवाइसेस खरीद रहे हैं। चलिए, अगला आते हैं, फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन, हाँ, बहुत कॉशियस और स्केप्टिकल है, मतलब बहुत जल्दी क्या करता है, अपने आप को बदल देता है। क्या करना चाहता है, ये रिस्क कम लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विल टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू नहीं है, और न तो ये दूसरों के इनोवेशंस को जल्दी कॉपी करता है। ज़्यादातर ये शाय और लेज़ी होता है। तो फिर ये एंटरप्रेन्योर क्यों है? एंटरप्रेन्योर ये इसलिए है क्योंकि ये कुछ पहले से बने बनाए
सिस्टम्स को, जो कस्टम या ट्रेडिशन के हिसाब से बने हैं, उन्हीं को करता रहता है, फॉलो करता है। जो इनके पापा दादा पूर्वज ने इनको बिजनेस चलाना सिखाया, उसी बिजनेस को ये कॉपी करते हुए आगे ले जा रहे हैं। समझ गया ना? ये लोग फेबियन है, नया नहीं कुछ कर रहे हैं, उन्हीं बिजनेस को क्या कर रहे हैं उन लोग, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक नाम सुना होगा, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, नहीं सुना है? तो ये एक बहुत पुराना क्या है, एंटरप्राइज है, जिसकी आने वाली कई पीढ़ीज पे काम कर रही है। कुछ नया कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो ही जनरेशन्स काम कर रही है कस्टम ट्रेडिशंस के बेसिस पे। तो ये लोग कौन है? फेबियन एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट है ड्रोन। हाँ, आजकल बड़ा ड्रोन सुन में आ रहा है भाई, जिसको देखो ड्रोन उड़ा रहा है। तो ड्रोन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं अडॉप्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट चेंजेस, अर्थात ये मना कर देते हैं। जबकि ड्रोन तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है भाई, ड्रोन तो आजकल लेटेस्ट हो गया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अक्सर लॉस में भी रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनर्शिया नहीं होता है। इनर्शिया अगर कहें तो फिजिक्स शब्द होगा, बट मैं कहूँ एबिलिटी टू टेक डिसीजंस नहीं होता है। ये बड़े स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेगर्ड होते हैं, पीछे रह जाते हैं, पुछल्ले जिसे कहते हैं ना पुछल्ला सही शब्द होगा मुझे लगता है। बिकॉज दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इन अ ट्रेडिशनल वे, सीखना ही नहीं चाहते हैं, नई चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, शायद आपकी शायद फैमिली या कहीं आपको जरूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। भाई आप कह रहे हो पापा ऑनलाइन पेमेंट करिए, चाचा ऑनलाइन पेमेंट करिए, दादाजी ऑनलाइन पेमेंट करिए, कौन सुन रहा है तुम्हारी तो ये लोग ड्रोन एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि आप तो क्या हो, मॉडर्न जमाने के हो। यस, तुम लोग मॉडर्न हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो, नई से नई लेटेस्ट चीज़ को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हो। पर क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आपके पेरेंट्स नहीं? यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम इसी का। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है DCM डाटा प्रोडक्ट्स। ये हमारे देश की वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर फर्म्स है इंडिया की। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं लाया, नतीजा कंपनी बर्बाद, कंपनी ख़त्म। जबकि ठीक उल्टा है इन्फोसिस कंपनी बिकेम अ लीडिंग IT कंपनी। तो IT कंपनियों की कह सकते हैं कि सुपर कंपनी मानी जाती है IT कंपनियों में इन्फोसिस। ये भारत की मतलब लीडिंग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जायंट है हमारे देश का इन्फोसिस। नाम नहीं सुना होगा तो ज़रूर क्या करिएगा, गूगल करिएगा। नारायण मूर्ति जी आपको यस हमेशा इसका क्या दिखाई देंगे, एवर ग्रीन यस पर्सन दिखाई देंगे, पर्सनैलिटी दिखाई देंगे। हाँ, नारायण मूर्ति जी। तो इस तरीके से आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, हमेशा भविष्य को देखने वाला होता है। वह इतना समझदार होता है कि वो आने वाले समय को भाप लेता है, वो एंटीसिपेट कर लेता है क्या नया ट्रेंड आने वाला है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और फ्यूचर के हिसाब से फर्म को आज तैयार कर लेता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आज से तैयारी शुरू। अगर आपने भी यस लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लाइफ में अपना लीजिएगा। आई एम श्योर आप जरूर लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। दूसरा काम, यस दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, हार्ड वर्कर। देखिए आलसियों के लिए, जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए फिर ये काम नहीं है, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, फिर पैशनेट होना पड़ेगा। जिस काम को करना चाहते हैं उस काम में आपका पैशन होना चाहिए। पैशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आप एंथुजियास्टिक हो, ठीक है। पैशन आपको किसी भी तरह की मुसीबत से लड़ने की हिम्मत देता है। अगर आपके अंदर काम का पैशन नहीं है, काम का चार्म नहीं है, तो हो सकता है कुछ ही दिन बाद आप क्या करेंगे, उस तक काम को छोड़ देंगे। आइए, बड़ा अच्छी बात लिखी है जोसेफ कैम्बल की, पैशन विल मूव मैन बियॉन्ड देमसेल्व्स। आप अपने आप को जितना आप कर सकते हैं उस सीमा को भी पार कर जाएंगे, अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी पार कर जाएंगे, और यहाँ तक कि फेलियर्स को भी आप पार कर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन है। तो जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी, कहते हैं ना, तो भी आप तब तक आप क्या नहीं बन पाएंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। और क्या होना चाहिए आपको,
ओपिनियनेटेड, ये क्या होता है सर? ओपिनियनेटेड क्या होता है, आइए समझाते हैं इसका मतलब। एक एंटरप्रेन्योर को एक पायलट की तरह काम करना पड़ता है। मतलब जैसे एक प्लेन का पायलट क्या करता है, रिस्क उठाता है प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए। इतने सारे जो लोग पीछे बैठे होते हैं उसके, उन सब की जान उस अकेले पायलट के हाथ में होती है। क्या कहते हो? तो ये ओपिनियटेड व्यक्ति होता है, हमेशा रेडी रहता है किस बात के लिए? जो वो कहता है उस पर वो बिलीव करता है, अर्थात उसके जो ओपिनियंस हैं वो स्ट्रांगली बिलीव्ड ओपिनियंस हैं, और ही स्टैंड फॉर हाउ दे बिलीव थिंग्स शुड बी डन। अपनी बातों को वो पूरी तरीके से क्या करता है, लोगों के सामने रखता है, झुकता नहीं अपनी बातों पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, नो डाउट इन इट। रिसोर्सफुल व्यक्ति, ये क्या होता है? जो कम से कम रिसोर्सेज में काम कर ले। हाँ, उसके पास फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल जो रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी इन सब का क्या करे, बेस्ट यूज़ कर ले। कहो, ये तो मुझे लगता है कि ये एबिलिटी तो मुझे लगता है हर व्यक्ति में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। बताइए, आप काम करना चाहेंगे जो व्यक्ति हमेशा हारने की बात करे, रोने की बात करे, बर्बाद होने की बात करे, तबाह होने की बात करे? नहीं, हमेशा क्या करे? यस, विन, सक्सेस, पॉजिटिवनेस, इसकी बात करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है बहुत इजी लगा होगा। अब आते हैं, टर्म आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, क्या करना, रिस्क को अंडरटेक करना। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। एंटरप्रेन्योर तो व्यक्ति होगा, ठीक है, जो ये रिस्क उठा रहा है, पर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रिस्क। रिस्क लेने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, पर उसके प्रोसेस को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्राइज को चलाना होता है, उसको इनोवेट, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है, आप इसमें से कोई एक डेफिनेशन करना चाहेंगे तो छोटी डेफिनेशन देख करके कर सकते हैं। चलिए, मुझे छोटी वही दिखी डेफिनेशन, आई होप दैट इज इजी। चलिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया व्यक्ति नहीं है, प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोसेस है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू, इट इन्वॉल्व्स मनी, इट इन्वॉल्व्स इनकम। भाई जहाँ पे पैसे की बात आ जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्रिएटिव काम है, इनोवेशन करने वाला व्यक्ति यहाँ से, कहाँ से, यहाँ, यहाँ मेरा हाथ देखो, यहाँ से यहाँ से सोचता है कुछ नया, और दूसरा हाथ देखो मेरा, और फिर यहाँ से सोचता है, दिल दिमाग लगा करके कुछ नई चीज़ें। देखिए, दिल लगाने वाला व्यक्ति ये सोचता है, देखिए हाँ, मैं आपको भी हमेशा कहता हूँ कि जब आप क्या करिए, कुछ नई चीज़ें सोचिए। तो जब पैसे के बारे में सोचना हो तो यहाँ से सोचिए, क्रिएटिविटी की बात आपको सोचना है तो यहाँ। एक आर्टिस्ट जो होता है वो वो जो आर्ट ड्रॉ करता है ना, वो यहाँ से ना सोच करके यहाँ से दिल से सोचता है। और एक बिजनेसमैन जो होता है उसको यहाँ से सोचना पड़ता है। पर आप कहेंगे सर यहाँ पर साइंस और आर्ट दोनों अप्लाई हो रही है। हाँ, ज़्यादा आर्ट है मैं कह सकता हूँ, बट दोनों होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, तो क्रिएटिविटी आती है उससे। अब आप कहेंगे सर क्रिएटिव का मतलब क्या है? क्रिएटिव मतलब जो आपके पास है उसी से और बेटर और नया करने के काम को कहते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स डूइंग थिंग्स इन न्यू एंड बेटर वे। क्या कहते हैं? चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक है। याद रखिएगा, आप और मैं जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं वह हर पल बदलता है, हर पल कुछ न कुछ नए थ्रेट्स और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना है? इन थ्रेट्स, इन अपॉर्चुनिटीज को बियर करना आना चाहिए। हाँ, अगर थक के बैठ जाएगा, डर के बैठ जाएगा तो नहीं बन सकता एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक सोची समझी, थॉट आउट, जिसके पीछे एक क्लियर विजन हो,
एक क्लियर सोच हो, थॉट हो। पर्पस मतलब थॉट हो सकता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की आइडिया, किसी व्यक्ति की सोच के हिसाब से काम करना पड़ता है, और जो व्यक्ति जिसकी आइडिया होती है वो तो एंटरप्रेन्योर होता ही है। फिर नेक्स्ट होता है रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस और रिस्क ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों तो क्या है, इनहेरेंट है, हाँ इनबॉर्न है, इनसेपरेबल है। अच्छा, जिस काम में रिस्क ही नहीं होगा, मैं शायद ऐसा कोई आपसे काम जानना चाहूँगा। टेल मी वन बिजनेस एंटरप्राइज इन विच देर इज़ नो रिस्क। एक ऐसा काम बताओ, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप का काम बताओ, हाँ जिसको तुम जानते हो, हाँ जिसको तुम जानते हो, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 डू कमेंट मी, मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो और उसमें रिवॉर्ड है। ऐसा अगर कोई भी काम नहीं है तो नो लिखिए, अगर है तो मुझे बताइएगा। चलो, तो रिस्क है मेरे हिसाब से, तो आपको बताना है आगे। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति होता है, अरेंज करने वाला व्यक्ति होता है। वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब को साथ ले आता है और इन सब का ऐसा मिक्स बनाता है, ऐसा यूसेज करता है जिससे रिटर्न्स हाई हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट देखते हैं। ये गैप फिलिंग का काम करता है। मार्केट में जो लोगों की नीड्स है, मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इसको वो प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से देखा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है तो ऐसा क्या है। अब आपको कहूँ कि अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत बर्बादी हुई। हाँ, आपको तो पता होगा जापान तो ख़त्म सा ही हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद बहुत बुरी तरह से लॉस चला गया था जापान में, पता ही होगा आपको। और जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर 2 हारा था, फिर भी आज इतना ताकतवर देश है, फिर भी आज उसके पास नई से नई, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी है। तो क्योंकि वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिस्क लेने की क्षमता, नए और एडवेंचरस बिजनेस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है जर्मनी, जापान में। इसीलिए देखिए आज वापस बुलंदियों पे पहुंच गए देश। तो क्या फैक्टर है कि वहाँ पर इस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, आइए देखें। पहला फैक्टर होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट, जिसको हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कह सकते हैं। याद रखिएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के लॉज, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी रिस्क लेने वाला व्यक्ति सरकार के नियम के बाहर नहीं जा सकता। तो जब भी आपको बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारी आज की जो गवर्नमेंट है, जो कि मोदी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है मेड इन इंडिया। आई होप आपने नाम जरूर सुना होगा, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को कह रही है कि आप हमारे देश में आइए, प्रोडक्ट बनाइए, हमारे लेबर, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए और इंडिया में बनाकर वर्ल्ड में बेचिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एलॉन मस्क को इंडिया में टेस्ला कार बेचने के लिए इसलिए मना कर दिया गया है क्योंकि वो इंडिया में नहीं बना रहे हैं। हाँ, कहा गया नहीं, आपकी कार इंडिया में नहीं बिकेगी, तो पहले आप इंडिया में बनाइए तब। पता है कि नहीं वाली बात आपको? हाँ, इसलिए इंडिया में टेस्ला की अभी तक टेस्ला इंडिया में अभी तक नहीं आई, जबकि वर्ल्ड की हर बड़ी कार है इंडिया में। हाँ, मेड इन इंडिया को नहीं फॉलो कर रहा है, तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो अगर गवर्नमेंट क्या हो, यस की पॉलिसीज़ हो, लॉज हो, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के यस स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है बिजनेस। अगर गवर्नमेंट परमानेंट है, स्टेबल है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है या नहीं है, डिपेंड करता है उस पर बिजनेस डिपेंड करता है। करप्ट होगा तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो नहीं करेगी। रेड टेपिज्म मतलब होता है डिले इन डिसीजन, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अफसरशाही। हाँ, ऑल वर्क्स आर डिपेंडिंग अपॉन दी गवर्नमेंट बाबूज, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। तो अगर होगा तो वो बैरियर बन जाएगा। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई, करप्शंस हुए, गवर्नमेंट में हर काम में दखल देने की आदत होगी, तो ये सब तो उल्टा करेगा इफेक्ट। आपको क्या लगता है, हमारे इंडिया में सही है कुछ ऐसा नेगेटिव फैक्टर्स हैं, बट यस थिंग्स आर इम्प्रूविंग, हम बहुत तेज़ी से प्रगति के मार्ग पर हैं। चलिए, स्टैट्यूटरी अर्थात लीगल एंड टैक्सेशन सिस्टम। अगर देश का लीगल सिस्टम, देश का
लीगल सिस्टम फेयर होगा तो क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को भी क्या है, कई सारे लीगल फंक्शंस करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप कंपनी खोलना चाहते हो, तुमको यस तुमको मैं कह रहा हूँ कंपनी खोलनी है, हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2030 का फॉलो करना पड़ेगा। सच में इस एक्ट के बिना आपकी कंपनी, हाँ इंडियन कंपनीज एक्ट के बिना आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है, और जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगी तब तक आप चला नहीं पाएंगे। ये एक्ट इसीलिए क्या करता है, आपकी कंपनी को गवर्न करता है। तो आपको लीगल सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब टैक्स सिस्टम भी पता होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या टैक्स रूल फॉलो कराती है ना, गवर्नमेंट के क्या टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल गवर्नमेंट इसका प्रोविज़न बनाती है, एवरी ईयर बजट में गवर्नमेंट इसका प्रोविज़न बनाती है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करता है कैपिटल पर। देखिए पैसा नहीं होगा तो आप सोच लीजिए कोई मतलब नहीं है। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, ना नॉमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अरे ये क्या बता दिया, मतलब ये कि न तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और न ही कोई आप रिस्की बिजनेस अपने ऊपर उठा पाएंगे, और शायद न तो कभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। क्या कहा, हाँ यही मैं सही कह रहा हूँ, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कैपिटल तो लगानी पड़ेगी और रिस्क उठाना पड़ेगा। तो कहना चाहते हैं जितना कैपिटल उतना ज़्यादा रिस्क, हायर द कैपिटल हायर द रिस्क, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के आप कौन सा धंधा कर पाएंगे, कौन सी फैक्ट्री चला पाएंगे। सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको कोई बिजनेस करना है, कोई इंडस्ट्री चलानी है और आपके पास कच्चा माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, ख़त्म, काम धंधा बंद। हाँ अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया था हमारे साथ। हमारे इंडस्ट्रीज़ को न चलने देने का कारण क्या था अंग्रेज़ों का, कि अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ चलने लगेंगी तो हम ब्रिटिश मेड गुड नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से भारत से क्या कर दिया, रॉ कॉटन ही उठा लिया। बोला टेक्सटाइल मिल रहेगी ही नहीं इंडिया में, कॉटन कपड़े बनेंगे ही नहीं इंडिया में। हाँ तो ऐसा भी होता है। हाँ नेक्स्ट है, लास्ट है, क्या चाहिए आपको, लेबर। किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, और लेबर भी राइट टाइप का होना चाहिए। तो अगर बिजनेस में लेबर सही नहीं है, आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में लेबर नहीं है, तो भी आप क्या करेंगे, सफ़र कर जाएंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप याद रखिएगा व्यक्ति नहीं है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसमें रिस्क लिया जाता है। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है, मतलब किसी छोटे से बिजनेस को चालू करना जिसमें वो प्रोडक्ट और सर्विस देता है। आपके घर के आसपास कोई सैलून है, कोई बार्बर शॉप है, क्या कहते हो, है कि नहीं है? अरे भाई ज़रूर होगी, जहाँ पे आप बाल कट कटवाते हो। तो ये बार्बर शॉप क्या है, इसी का एग्जांपल है। क्या घर के आसपास कोई ग्रॉसरी स्टोर है? कहूँगा ज़रूर है सर। हाँ भाई, जहाँ पे साबुन तेल शैम्पू मैगी मिल जाती है, मैगी, तो आप कहेंगे हाँ है। तो बस ये लोग कौन होते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। ज़्यादातर इनके पास पैसा कम होता है, तो ये खुद का थोड़ा बहुत फंड्स, अपनी फैमिली का या बिजनेस लोन लेकर के एक छोटे से स्केल में बिजनेस कर पाते हैं। याद रखिएगा इनके पास जो स्केल है बिजनेस का वो क्या है, स्मॉल लेवल पे, इसीलिए तो नाम है स्मॉल बिजनेस। और एक ऐसा बिजनेस जिसको स्केलेबल बिजनेस कहा गया है, मतलब जिसमें कुछ इनोवेशन है, कुछ नयापन है, कुछ सर्च है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिस काम को बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। इसमें आगे की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम कहते हैं स्केलेबल। अक्सर स्केलेबल बिजनेस में बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा देते हैं। आपने नाम सुना होगा वेदांतु, नहीं सुना है? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है मेरे प्यारे रॉकस्टार, ऐसा नहीं कह सकते। तो वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, इन सब में वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा रखा है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। हाँ सच में, बायजूस का भी मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ बायजूस, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप
स्केलेबल स्टार्टअप्स हैं जिनका बिजनेस क्या हो रहा है, अभी तो भली स्मॉल प्रपोर्शन में है, बट अभी उन लोग तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं सच में। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। बाप रे, आपसे अच्छा तो कोई यूज़र ही नहीं होगा, आप लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं। क्या कहते हो? फेसबुक को और इंस्टाग्राम को उसके बड़ा कर दो तो लार्ज कंपनी, बड़ी बड़ी जो आप नाम सुनते हैं, सैमसंग, रिलायंस, नाम सुना है? तो ये कौन है? रिलायंस, ये सब कौन है? यही है लार्ज कंपनीज। ये क्या करती हैं? नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती हैं, मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, ये इनोवेटिव आइडियाज़ लाती हैं। हाँ, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लाती हैं। गूगल, नो डाउट, सैमसंग, एलजी, देखा, लार्ज कंपनीज। नेक्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इनका मेन मकसद है सोसाइटी के लोगों को सर्व करना, जैसे कि कुछ एनजीओज करते हैं। हाँ, जैसे कि कुछ हेल्पेज होम्स करते हैं, नाम सुना होगा, ये लोगों की मदद करते हैं, है ना। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, वेलबींग ऑफ दी, हाँ, हेल्पेज। या क्राई नाम सुना होगा, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, नाम सुना है? हाँ, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन मकसद है सोशल सर्विस देना, किसी सोशल कॉज को सर्व करना, ठीक है ना। इनका मिशन पैसा कमाना नहीं होगा, करते हैं सोशल काम पर इनोवेशन की मदद से, डिसिप्लिन लगाकर, डिटर्मिनेशन लगा। जैसा आप बिजनेस में मेहनत लगाते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, गोल बनाते हो, वैसा इसमें भी करते हैं। इसमें भी कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ लगाते हैं, रिस्क उठाते हैं, पर याद रखिएगा पैसा कमाने के लिए नहीं, वेलबींग के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए। चलिए, कुछ टर्म आपको दिखेंगे। विजुलाइजर तो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, पर वो जो काम करता है वो विजन करता है। ऑर्गेनाइजर तो ऑर्गेनाइजिंग। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। अगला डिफरेंस आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर मैंने बताया प्रोसेस होता है, मैं कीवर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था, जो रिस्क उठाता है। और मैनेजमेंट क्या करता है, एक बिजनेस को चलाता है, रन कराता है, दौड़ाता है। दौड़ाता है अच्छा शब्द है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर करता है, वो भी सबसे ज़्यादा रिस्क है। मैनेजमेंट के पास रिस्क तो है बिजनेस को चलाने का, उनके पास जिम्मेदारी है, रिस्क तो होगा, बट इनका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनको रेगुलर सैलरी मिलती है। हाँ, मैंने मैनेजर वाला एग्जांपल जो दिया था पहले। इनोवेशन करना एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है, और इनोवेशन इनका एक इम्पॉर्टेंट काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम मैनेज करना है, दौड़ाना है। चलो, अब याद रहेगा दौड़ाना, ठीक है ना। रिवॉर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट से मतलब होता है, मैनेजमेंट को सैलरी से मतलब होता है। स्टेटस, एंटरप्रेन्योर का स्टेटस हायर होगा, ऑब्वियस बात है, बॉस है ये, जॉब क्रिएटर है ये, और ये लोग क्या हैं, हाँ, एम्प्लॉई हैं कह सकते हैं, जॉब क्रिएटर तो नहीं है। चलिए, एक नया वर्ड आने वाला है जो जिफॉर्ड पिंचॉट 2, नाम सुना है क्या? बड़ा अजीब सा नाम है ना। हाँ, पर आपको नाम याद करना पड़ेगा। आपके आंसर्स को अगर आप किसी के प्रॉपर नेम और से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और हमेशा क्या करिए, आंसर्स को पॉइंट वाइज ही लिखिए, ठीक है। जिफॉर्ड पिंचॉट, इनकी बुक थी एंटरप्रेन्योरिंग। देखिए बुक का नाम क्या है, इंट्रा, एंटर नहीं, इंट्राप्रेन्योरिंग, और यहाँ पे पहली बार वर्ड आया इंट्राप्रेन्योर। सर ये नया शब्द क्या है बवाल। तो आइए, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज अ सीनियर मैनेजर इन अ बिग कंपनी बट फंक्शंस लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो इसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं लाइक एन एंटरप्रेन्योर। इसके पास बहुत सारी फ्रीडम होती है। क्या करने की फ्रीडम होती है? बिजनेस को अपने ढंग से चलाने की, फंड्स को लगाने की, रिसोर्सेस को इंट्रोड्यूस लगाने की, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नया प्रोसेस लॉन्च करने का इसके पास राइट्स होता है। तो ये एक तरह के क्या होते हैं, यस, इंट्राप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, इंट्रा। दैट मीन्स इंट्रा शब्द का मतलब जब भी आए तो विद इन द,
आप इसको याद कर सकते हैं, विद इन द शब्द के लिए इंट्रा शब्द इस्तेमाल हो सकता है या सेम शब्द के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब आता है एंटरप्रेन्योर में कि IBM नाम सुना है, जरूर नाम सुना होगा। IBM ने इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स बनाया और हर IBU को क्या किया, प्रमोटेड एंड रन बाय द एंटरप्रेन्योर। इसमें से एक नाम सुन लीजिए, बहुत बड़ा नाम है, जैक वॉल्श। जरूर गूगल करिएगा, इनके बारे में आपको पता चलेगा। IBM ने बनाया एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें IBU बनाया इन्होंने। उसी तरह जैक वॉल्श ने कहा, क्या कहा कि अगर, ये जैक वॉल्श कौन है, चेयरमैन ऑफ द GE है, जनरल इलेक्ट्रिक्स हैं, कहा कि अगर आप चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको सेंस ऑफ ओनरशिप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां रिस्क को लेने के लिए और फेलियर को सहने की मैनेजमेंट को या ओनर को हिम्मत होनी चाहिए। जब ऐसी हिम्मत आ जाएगी, समझ जाइए वहां पर इंट्राप्रेन्योरशिप आ गई है। हाँ, ये आजकल का एक नया और ट्रेंडिंग वर्ड है, इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है, और इंट्राप्रेन्योरशिप भी एक प्रोसेस है जिसमें आप ऐसे लोगों को खोजते हैं, पता लगाते हैं जो आपके ही बिजनेस में है और वो नई चीज़ें करने में, रिस्क उठाने में, नया काम खोजने में, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में इंटरेस्ट लेता है। ऐसा प्रोसेस, इसको कई बार बोला गया है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट वेंचरिंग। जस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। अभी डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर तो रिस्क उठाता है। तो ये इंट्राप्रेन्योर क्या है, तो इंट्राप्रेन्योर वो मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाता है, जिसको रिस्क लेने के लिए आपने अलाउ कर दिया है, मैनेजमेंट ने अलाउ कर दिया है। समझ गए, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, तो एंटरप्रेन्योरशिप विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी काम करता है। ये कोई बाहर खोल करके दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके एक नए प्लान पे काम करने लगे तो वो स्पिन ऑफ होगा, स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब। और एंटरप्रेन्योर सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी शब्द का इसका मतलब है पार्शियल, ऑटोनोमस होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग। तो आपने उसको सारे डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया होगा। इसके लिए इनके साथ क्या करना पड़ता होगा, इस डिसीजन लेने के लिए किसी एक अथॉरिटी को क्या करना होगा, इनको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओनरशिप। एंटरप्रेन्योर ओनर नहीं होते हैं कभी भी। हो सकता है ये कुछ शेयर करें, स्टेक, इसमें कुछ हिस्सा लगा सकते हैं, कुछ परसेंट के मालिक हो सकते हैं, ओनर नहीं हो सकते। अच्छा, इंट्राप्रेन्योर करने वाला व्यक्ति सीनियर पोस्ट होगा, ये बहुत कंपलसरी है। अब कंपनी का चपरासी क्या करेगा, कहेगा कि मैं नए प्रोडक्ट बनाऊंगा, सर आप मुझे दे दीजिए, मैं कंपनी चलाऊंगा। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात मैं कर रहा हूँ आपसे, क्या कहते हो। तो एंट्राप्रेन्योर बनने वाला व्यक्ति भी कोई टॉप मैनेजमेंट का ही व्यक्ति होगा। ठीक है ना, जिसके पास पुराने अनुभव होंगे, जिसको रिस्क लेने की एबिलिटी होगी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क तो है बट फुल रिस्क नहीं है। क्योंकि रिस्क ये होगा कि उसका खुद का जॉब चला जाएगा, रिस्क ये होगा जाएगा कि उसका इंडस्ट्री में नाम खराब हो जाएगा अगर उसकी वजह से कंपनी ने लॉस सहन किया, यही ना होगा। पर लॉस तो एक्चुअली में कंपनी का ही होगा। एंड लास्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओन बॉस। आप अभी बॉस नहीं बने हैं, आप आज भी जॉब ही कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर जॉब ही कर रहा है। अब एंटरप्रेन्योर वेंचर भी कर सकता है, वेंचरप्रेन्योर हो सकता है। जी सही सुना नाम, वेंचर एंटरप्रेन्योर। ये लोग क्या करते हैं, विद इन दी फर्म होते हैं। वेंचर मतलब मैंने फिर से बताया, रिस्क लेने वाले व्यक्ति होते हैं, कॉर्पोरेट वेंचरिंग करते हैं। और प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर आइडिया पे काम करते हैं। हाँ, जैसे आपकी कंपनी है L&T, नाम सुना है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बहुत बड़ी कंपनी है। अब इस कंपनी को मान लेते हैं डैम बनाने का ऑर्डर आ गया। तो डैम क्या है,
हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट इसके लिए एक बड़ा क्या प्रोजेक्ट है। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, हेड होंगे, वो क्या होंगे, प्रोजेक्ट, हाँ वो होंगे प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बड़ा सा काम मिल जाए और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करें, इसको लीड करें, इस पे सारे डिसीजन लें। आगे एंटरप्रेन्योरशिप किस पे डिपेंड करती है, मैनेजमेंट के सपोर्ट पे डिपेंड करती है। सोचिए आपके पास मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का आप पर बिलीफ नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि आपको काम करने का मिलेगा। और आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा माहौल है, क्या ऐसा कल्चर है, क्या आपके विचार, आपके बिलीफ, आपके वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर दी जा रही है, आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है, तभी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज में आपको असेट्स चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है सपोर्टिव ह्यूमन पावर चाहिए। तो ये सब उपलब्ध हो रहा है आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए रिवॉर्ड्स चाहिए। रिवॉर्ड्स पैसे का भी हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, और रिवॉर्ड्स सर्टिफिकेट्स के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में, मेंटल सपोर्ट के रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और कोई आपको क्या करता है, यस आपके काम को अप्रिशिएट भी कर देता है, आपको एनकरेज भी कर देता है, तब भी आपको क्या होता है, बहुत आपका हौसला बढ़ जाता है। क्या कहते हो, है कि नहीं है। तो ये भी होना चाहिए इंट्राप्रेन्योरशिप के लिए, रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। आइए डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं। डिफरेंस को नीचे देखेंगे आप, एक टेबल में होगा, ये रहा। अगेन इंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन है, और इंट्राप्रेन्योर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। इसी में बस इंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर लगा दीजिएगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसको एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसमें ओनर होता है, इसमें एम्प्लॉई होता है, इसमें वो फंड रेज करता है, इसमें वो फंड रेज नहीं करता है, ठीक है। रिस्क बियर यही करता है, फुल्ली डज नॉट बियर फुल रिस्क। रिस्क है, मैंने बता दिया था एंटरप्रेन्योर को, जॉब जाने का रिस्क है, इमेज खराब होने का रिस्क है। इसमें प्रॉफिट रिवॉर्ड है, इसमें रिवॉर्ड सैलरी है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये सारा रिपीटेड मिलेगा आपको मैनेजर के कंपैरिजन में। आइए एंटरप्राइज क्या है, बहुत बार आप नाम सुन रहे हैं एंटरप्राइज एंटरप्राइज। तो जो एंटरप्रेन्योर चलाए जिस बिजनेस को, जिस वेंचर को, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज एक अंडरटेकिंग है, एक एडवेंचर है, जिसमें इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और रिस्क लगा है। अरे भाई, अगर आप किसी पुरानी सड़ी गली आइडिया को लेके बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो मैंने कहा ना, फिर आप फैबियन वाले में चले जाओगे, फैबियन एंटरप्रेन्योर में चले जाओगे। और हम बात कर रहे हैं जो इनोवेटिव तरीके से, हाँ, नए टेक्नोलॉजी को लेकर के, नए इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप हो एंटरप्राइज। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फैमिली में, यस फैमिली एक सोसाइटी का पार्ट होती है, आप कहोगे हाँ। उसी तरह से एंटरप्राइज पार्ट होती है पूरी इकोनॉमी का। तो एंटरप्राइज इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। चलो एंटरप्राइज के कुछ फीचर्स, एंटरप्राइज में कुछ लोग होंगे जो मिलके काम करना चाहते हैं। याद रखिएगा, यह काम बिजनेस करने का होना चाहिए, कोई सर्विस बेचने का होना चाहिए। अगर आप खुद के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप एंटरप्राइज नहीं कर रहे हैं। आपने खेतों में सब्जी उगाई, फसल उगाई, और अपने परिवार के साथ उसको कंज्यूम कर लिया, तो क्या ये एंटरप्राइज है? हाँ, आपको बताना है, ठीक है। यस और नो। क्या यस और नो लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय अ फार्मर फॉर इट्स ओन फैमिली। फार्मर जिसने जो आउटपुट उगाया वह सिर्फ अपने परिवार के लिए उगाया, बताइए क्या ये एंटरप्राइज है कि नहीं है? हाँ, टेल मी। चलिए, आपको हिंट तो ऊपर मिल ही गया है, पर फिर भी आप बताइए एंटरप्राइज क्या करता है? रिसोर्सेज का यूज़ करता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेबर का यूज़ करता है। एंटरप्राइज अपने कॉस्ट
और अपने गेन्स को हमेशा कंपेयर करता रहता है। एक एंटरप्राइज कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, याद रखिएगा, वन टाइम एक्टिविटी को आप एंटरप्राइज नहीं कह सकते। किसी एडहॉक एफर्ट को, वन टाइम एफर्ट को भी आप बिजनेस नहीं कह सकते। भाई बिजनेस की डेफिनेशन सोच लीजिए, आपके पास आ जाएगी। एंटरप्राइज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। एंटरप्राइज करने के लिए क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या स्टेप्स चाहिए, फीचर नहीं स्टेप्स बेटर होगा, प्रोसीजर बेटर होगा नाम। तो एंटरप्राइज करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि मैं किस तरह के बिजनेस में जाऊंगा, किस टाइप के बिजनेस में जाऊंगा। क्या मैं इंडस्ट्री का काम करूंगा, मतलब प्रोडक्शन का काम करूंगा, क्या मैं गुड्स बनाऊं बेचूंगा, क्या मैं सर्विस दूंगा, क्या करूंगा? तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर के क्वेश्चंस को, ठीक है ना, आपको पहले ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट डिसाइड करना है साइज ऑफ द यूनिट, मतलब मेरे बिजनेस का स्केल कितना होगा। क्या मैं स्मॉल स्केल में काम करूंगा, क्या मैं मीडियम या लार्ज स्केल पे काम करूंगा? और ये सब किस पे डिपेंड करेगा? आपकी टेक्निक पे, आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, फंड्स पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, एंटरप्राइज डिपेंड करती है आपके चॉइस ऑफ ओनरशिप। कई टाइप की ओनरशिप हो सकती है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हो, जिसमें आप सब कुछ क्या करते हो, अपने ऊपर डिपेंड करते हो। एक ही व्यक्ति क्या करता है, रन मैनेज ओन फाइनेंस करता है। पार्टनरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप में दो से अधिक लोग क्या करते हैं, बिजनेस का रिस्क बियर करते हैं और किसी सर्टेन प्रपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉसेज एग्री करते हैं। आप इससे बड़े आ जाइए, तो इससे बड़े आ जाएंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी ओनरशिप का टाइप कैसा होगा, ठीक है, सोलप्रशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, और ये डिपेंड करेगा आप कौन सा काम करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लोकेटिंग, आप बिजनेस कहाँ करने वाले हैं। आपको बिजनेस का लोकेशन बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका लोकेशन हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल आसानी से मिल पाए। अनफेवरेबल लोकेशन अगर आप चले गए तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ हमेशा के लिए हैम्पर होगी, क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा ना। सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, जहाँ पर है उससे आप बहुत दूर हैं, तो रॉ मटेरियल को आपकी यूनिट तक मंगाने में बहुत खर्चा आएगा भाई। सोचिए आप कितने पिछड़ जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो। अब आपको क्या क्या खोजना है, आपको रॉ मटेरियल और मार्केट भी खोजना है, आपको लेबर की अवेलेबिलिटी भी देखनी है, आपको देखना है वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटी उपलब्ध हो, आसपास लोकेलिटी हो, अच्छा क्या हो, साइट अवेलेबल हो, बहुत बहुत सारी चीज़ें देखनी है, वहाँ की लैंड, सॉइल, ये सब आपको डिसाइड करना है। फिफ्थ फैक्टर क्या है, फंड्स कहाँ से लाएं। अरे बाप रे, बिजनेस का तो एक ही रोना है, क्या, फाइनेंस। कोई ऐसा धंधा बताओ जिस पे पैसा ना लगता हो, है कोई बिजनेस? नहीं। और अप्रोप्रिएट फंड ना मिले तो भी बेकार है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे ना मिले तो भी बेकार है। मतलब फंड भी चाहिए, राइट टाइम पे चाहिए और राइट अमाउंट पे चाहिए। तो आपको क्या डिसाइड करना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ फंड, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपके फंड डिपेंड करेंगे आपके असेट्स पे, आप कौन सी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी यूज़ करने वाले हैं, कितने की यूज़ करने वाले हैं, देखा, ये आपको डिसाइड करना है। उसी तरह से आपको वर्किंग कैपिटल का भी ये पता होना चाहिए, डे टू डे खर्चे क्या होने वाले हैं आपके, ठीक है ना। और क्या चाहिए आपको पता करना है, आपके पास क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ आप लेने वाले हैं। आप अगर जो बिज़नेस करेंगे उसमें फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट कौन सा लगवाएंगे, प्लांट बिल्डिंग कौन सा लगाएंगे, उसका नेचर क्या होगा और उसके नंबर अब कितने होंगे। देखो, आप छोटे लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हो तो उसका वैल्यू अलग होगा, उसका एंटरप्रेन्योरशिप अलग होगा। नेक्स्ट, आपका अगर प्रोडक्शन का बिजनेस है तो आप फैक्ट्री चलाते हो तो आपको प्लांट लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी प्लांट लेआउट का मीनिंग जानना पहले ज़रूरी है। प्लांट लेआउट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज़ इन अ प्लांट। प्लांट मतलब पौधा नहीं है, हाँ, वो मनी प्लांट और वो स्नैपड्रैगन प्लांट नहीं जी। प्लांट एक क्या है, बिजनेस प्रोडक्ट फैक्ट्री में, यूनिट में दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आपका एक फैक्ट्री। अज्यूम करिए
कि आपकी फैक्ट्री है, यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग मशीनें लगी हैं, ग्राइंडिंग मशीन है, तो कटिंग मशीन है, तो लेवलिंग मशीन है, ठीक है, तो कुछ और पैकिंग मशीन है, तो ग्रेडिंग मशीन है, तो फाइनल डिस्पैच वाली मशीन्स हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर। तो आपने क्या दिखा दिया, ये लेआउट मुझे देखा, लेआउट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम इसे प्लांट लेआउट या लेआउट जो भी बता रहे थे, इसलिए क्योंकि लेआउट के लिए आपको मशीनरी और अदर चीज़ों का कैसे सेटअप रखेंगे, कैसे वर्कफोर्स काम करेगी, किस सीक्वेंस में काम करेगी, कैसे गुड्स फ्लो करेगा, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस में बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, कुछ लोग तो पर्दे के बाहर होते हैं, सामने होते जो दिखाई देते हैं। और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो कंपनी का फ्रेमवर्क, कंपनी में किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या अथॉरिटी दी गई है, किसके पास क्या पावर्स हैं, ये भी पता होना चाहिए कि हु इज़ टू रिस्पॉन्सिबल टू होम। तो ये सब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको क्लियरली उनके टास्क पता हों। और क्या होना चाहिए, अक्वायरिंग द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, टाइमली आपको एम्प्लॉयज़ इन क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत अच्छी मैन पावर प्लानिंग हो, मतलब आपको आने वाले समय में कितने और किस टाइप के लोग चाहिए, इसका पूरा पता होना चाहिए। तो बहुत सारे हो गए, 9 पॉइंट्स इज़ मोर देन इनफ। आइए फेजेस ऑफ द बिजनेस जाने। बिजनेस को साइकिल, यस, इस फेज़ को आप बिजनेस साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहला फेज़ आएगा एक्सपेंशन फेज़। इस फेज़ में बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, मार्केट शेयर बढ़ने लगती है। इस फेज़ में बिजनेस के नए कमाई, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम्स आने लगती है, प्रॉफिट्स आने लगता है। तो ये बिज़नेस कह सकते हैं इस समय जो है बहुत कह सकते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है, नई चीज़ें खोज ली जा रही हैं और नए नए मार्केट्स में बिज़नेस एंटर करता जा रहा है। तो इस समय सब कुछ हाई है, एम्प्लॉयमेंट हाई, इनकम हाई, प्रोडक्शन हाई, सेल हाई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। कहते हैं ना गुड गुड सब चल रहा है। कब, एक्सपेंशन फेज़। भैया एक्सपेंशन फेज़ पहुंच जाएगा अपने टॉप पे। जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो आप उसे कहेंगे पीक फेज़। पीक एक्सपेंशन का एंड पॉइंट है, ये वो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से जब आप एकदम पीक पे चले जाएंगे, इकोनॉमी एकदम पीक पे चली जाएगी, तब चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट याद रखिएगा ये एंड पॉइंट आ रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। अब आपके क्या पहुंचने वाले हैं, एंड पे। इस स्टेज में आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से निपटारा मिल चुका है। याद रखिएगा प्रॉफिट हाईएस्ट पहुंच चुका है, इससे हाइट ज़्यादा कभी नहीं गया था प्रॉफिट। ये आपका अटर मोस्ट हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद एक ही रास्ता बचता है, आपने सुना होगा कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। तो अब नीचे आने की बारी है। नीचे आओगे तो आप कहोगे रिसेशन। इस समय प्रोडक्ट की, सर्विसेज की डिमांड डिक्लाइन होने लगेगी। प्रोड्यूसर इस समय अपनी लापरवाही से क्या करेगा, गुड्स का डिमांड पता किए बिना ही प्रोडक्शन करता रहेगा, जबकि प्रोडक्शन करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सेस सप्लाई हो जाने वाली है। अक्सर ये सामान क्या होता है, अनसोल्ड रह जाता है। नतीजा प्रोड्यूसर के पर बर्डन, क्योंकि जब सामान बिकेगा नहीं तो रेवेन्यू आएगा नहीं, और रेवेन्यू के बिना तो खर्चे नहीं दे पाएगा। यहाँ पर बाज़ार में यहाँ पर ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से बाज़ार में पेसिमिज्म आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपने एग्रेसिवली क्या कर दिया, आउटपुट जनरेट कर लिया है, पर आउटपुट बिका नहीं है, ठीक है। वैसे आपको बता दूँ वर्ल्ड मार्केट धीरे धीरे इस रिसेशन की ओर बढ़ रहा है। हाँ, जब आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, हम रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से भी, और चाइना ताइवान क्राइसिस की वजह से भी। ट्रफ क्या होता है, जब आप एकदम, जैसे पीक में आप एकदम टॉप मोस्ट पहुंच जाते हैं ना, तो अब ट्रफ में क्या हो जाएगा, एकदम बॉटम मोस्ट।
जब डिक्लाइन करते 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 आप कहाँ पहुँच जाएं, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएं, इस समय इकोनॉमी ट्रफ में पहुँच जाती है। इस फेज़ में क्या होता है, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, आप नेगेटिव में जा चुके हैं, ठीक है ना। आपकी इनकम बहुत लो है, नेशनल इनकम लो है, एक्सपेंडिचर लो है, और एक तरह से कहें तो पूरे बाज़ार में नेगेटिविटी का माहौल है। बैंक्स भी क्या कर रही हैं, इनके पास पैसा नहीं है कि वो लोन दे सकें। अरे भाई, बैंक के पास तो पैसा बिजनेस से ही घूम के आता है ना। सेवर्स हम लोग हैं, आम जनता है, उनके पास ही पैसा नहीं है। अब आ रहा है रिकवरी और फिफ्थ स्टेज। यस, अब लोएस्ट पहुंच गए आप, ट्रफ पहुंच गए, क्या वहीं रुका रहेगा बिजनेस? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ मैंने कहा क्या है, मूविंग है। कहा था ना, हम डायनेमिक सोसाइटी में रह रहे हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, डिमांड पिकअप करने लगेगी, प्राइसेस क्योंकि बहुत लो थी इसीलिए डिमांड बढ़ने लगेगी। हर आदमी लो प्राइस का फ़ायदा लेना चाहता है, ठीक है ना। और इस समय बिजनेस एक्टिविटी इम्प्रूव करना शुरू कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कहें पिकअप कर रही है। आप आ रहे हैं रिकवरी स्टेज पे। तो ये 5 स्टेप हो गए। ध्यान देने लायक बात है कि इस 5 स्टेप में 2 एक्सट्रीम प्लेसेस हैं। पीक जो कि पॉजिटिविटी के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, और ट्रफ बॉटम मोस्ट पॉइंट का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ट्रफ, और पीक देखना चाहते हैं, ये आ गए पीक, दिखा आपको, ये रहा एक्सपेंशन। ऊपर जाते समय यहाँ पहुँच गए पीक, फिर नीचे आते समय रिसेशन, और नीचे चले गए डिप्रेशन, डिप्रेशन के लोएस्ट पॉइंट पे चले गए पीक, सॉरी ट्रफ, फिर वापस बढ़े ऊपर की तरफ रिकवरी, एंड वापस एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्टअप बिजनेस। तो स्टार्टअप आज बड़ा नया चलन आ गया है, स्टार्टअप इंडिया, शायद आपने ज़रूर सुना होगा। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी है, 2017 से गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो स्टार्टअप में वो नए और इनोवेटिव बिजनेसेस को क्या कर रही है, फंड्स प्रोवाइड कर रही है। पता है कि नहीं आपको? हाँ, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो स्टार्टअप से पहले भी एक फेज़ होती है, प्री स्टार्टअप, देन स्टार्टअप, एंड देन पोस्ट स्टार्टअप। एक तरह से अगर कहें आम भाषा में, तो नए बिजनेस वेंचर को लाना। स्टार्टअप फेज़ से पहले प्री स्टार्टअप में आइडिया आता है, बिजनेस करने का एक सोच डेवलप होती है, ठीक है ना। और ये स्टार्टअप फेज़, प्री स्टार्टअप फेज़ एंड होता है जब आप बिजनेस शुरू कर देते हैं। और स्टार्टअप फेज़ में आप सेल्स शुरू कर चुके होते हैं, और जब आपका बिजनेस फाइनली पूरे तरह से इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, अब आपके बिजनेस को कोई शॉर्ट टर्म थ्रेट नहीं है, तो आप स्टार्टअप फेज़ को पार कर गए। मतलब अब आपका बिजनेस क्या है, रनिंग मोड में आ गया है, चलते हुए काम में आ गया है। अब आपके बिजनेस को बंद होने का डर नहीं है। और पोस्ट स्टार्टअप में क्या होगा, आपको बिजनेस, यस, आपका बिजनेस या तो सोल्ड अवे हो जाएगा, और या तो क्या हो जाएगा, यस, इस पोस्ट स्टार्टअप फेज लास्ट टिल द बिजनेस इज टर्मिनेटेड और सोल्ड अवे। या तो बंद कर दीजिए या तो बिजनेस को बेच दीजिए। तो ये है बेसिकली स्टार्टअप, आजकल बड़ा ही कॉमन चलन है, ठीक है। आइए एक आपको फेज़ वाइज दिखाएं कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर फेज़ आता है। हाँ, फर्म का फेज़ बर्थ फेज़ होता है, एंटरप्रेन्योर फेज़ जिसे कहते हैं हम लोग, या स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंटरप्रेन्योर फर्म। सबसे पहला आता है बर्थ, भाई जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस समय फर्म भी क्या हो रही है, नई स्टेब्लिश हो रही है। इस समय बच्चों को लोग जानने लगते हैं, लोग उनको पैसे देते हैं। हाँ, मैं जानूँ उसका एक न्यूबॉर्न बेबी से कंपेयर कर रहा हूँ। और इस समय उसको अपना संघर्ष करना होता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए मुकाबला करना होता है। फिर मिलता है उसको ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू तब मिल जाता है जब वो ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है, उसको फंड्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। और फिर पहुंचता है वो जब अपने कह सकते हैं बेस्ट स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ठीक है ना, जब वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चली जाती है, बिजनेस बहुत आगे और सुपरबली काम कर रहा होता है, मैच्योरिटी फेज़। हालांकि एक ख़राब फेज़ भी आएगा और उसको हम कहेंगे डिक्लाइनिंग फेज़ या एबेंडन फेज़। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर, यस, हमने फिनिश कर दिया है वन शॉट में। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं कम, और आपने कहा और आपके ही प्यार में मैंने इस चैप्टर को बना दिया है, बट आपको रिटर्न में मुझे प्यार ही लौटाना है। कैसे? प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि इसके चाहने वाले आप लोग हैं और आपके ही रिक्वेस्ट में इसको बनाया गया है। प्लीज़ प्लीज़ डू मी अ फेवर, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स हु हैव टेकन दिस सब्जेक्ट। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में, आपके पसंदीदा टॉपिक में, जिसको आपने कहा सर तरुण रूपानी कॉमर्स ने बनाया। थैंक यू एंड लव यू।